हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द TDS एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जो है जानते हैं कि हम लोग इस समय परीक्षा वाणी का एक सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरू भी हो चुका है, जिसमें 4-5 वीडियो आ भी चुके हैं और जिसमें हम लोग परीक्षा वाणी के 3 अध्याय देख चुके हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो मुख्यतः हमें रिवीजन करने पड़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम वीडियो की सीरीज़ में लॉन्च कर रहे हैं। अगर इसको कई बार आप रिवीजन करते हैं तो इससे आपकी तैयारी एक बेहतर जो है रणनीति के साथ आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो आज जो हम लोग अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत के अपोहा तंत्र से है। और अपोहा तंत्र जो है भारत का, इसमें बहुत सारी नदियों के नाम पूछे जाते हैं, उनके सहायक नदियाँ है ना, झील, जलप्रपात, उनके किनारे जो बसे शहर होते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न अपोहा तंत्र से आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हो सकता है यह वीडियो भी या अध्याय भी हो सकता है 2-3 वीडियो में समाप्त करना पड़े, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ठहराव के साथ लेके चलना पड़ेगा हमें, जिससे हम अधिक से अधिक कंठस्थ करते हुए जो है चलें। तो आइए, बहुत समय लेते हुए अफवाह प्रणाली, जो अफवाह तंत्र है भारत का, उसको हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं भारत के अफवाह तंत्र पे। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक, जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, ठीक है, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास। तो इन नदियों को हमें नाम याद रखना है कि ये सभी जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिनका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय पर्वत से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु की सहायक जो है कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे तथा कंदर, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये सुलेमान पर्वतश्रेणी से निकलती हैं। तो ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, चाहे वो श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास हो, चाहे कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे, कंदार, ये सब नदियाँ हों, है ना। इनका उद्गम अलग अलग स्थानों से होता है। इन सभी का उद्गम सुलेमान से होता है और गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा उनका हिमालय पर्वत से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो चिनाब नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये भी एक प्रकार के जो है सिंधु का वो है, सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रे के आसपास होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? जो झेलम नदी है वह किस में आकर मिलती है? चेनाब में। और कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में झंग के निकट जो है यहाँ आकर मिलती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर सिंधु की जो है बात करें, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, तो सिंधु जो है इसका उद्गम यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से होती है, फिर ऐसे होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर झेलम, चिनाब, ये सब जो नदियाँ हैं यह इसकी सहायक नदी है। तो झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब जाकर इस देश में सिंधु में अपनी मुहाना बनाती। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो सिंधु की सहायक नदी झेलम है वो कहाँ पर चिनाब से मिलती है? तो पाकिस्तान में झंग के निकट मिलती है। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह झेलम की नदी है सहायक। ठीक है, तो झेलम की जो है किशन गंगा और झेलम किसकी है? तो यह चिनाब की है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए किशन गंगा किसकी है? झेलम की। और झेलम किसकी सहायक नदी है? तो वह चिनाब की है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी जो नदी है, तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सा है, जिसका उद्गम कहाँ से? हिमालय क्षेत्र से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? तो महानंदा जो है यह बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। जब देखते हैं कि यह ऐसे गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से, फिर ऐसे होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिला, तो ये जो ये तट है दाहिना है। ठीक है, ये वाला बायां तट है। तो पूछा जा रहा है जो बायां तट है, ठीक है,
उससे मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है, तो केदारनाथ के निकट जो है गंगोत्री हिमनद स्थित है। ठीक है, और गंगोत्री हिमनद से ही गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, यह केदारनाथ के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में। ठीक है, यहीं से फिर गंगा कहा जाता है। ठीक है, और गंगा को पहले भागीरथी नाम के जाना जाता है, देवप्रयाग के पहले, और देवप्रयाग के बाद जो है ये गंगा हो जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग में पूछा जाता है देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलने वाली कौन सी नदी है जिसे नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में करनाली किसे कहा जाता है, तो घाघरा नदी को नेपाल में करनाली कहा जाता है। और एक इसका उद्गम कहाँ से होता है, मापचाचुंग हिमनद से, मापचाचुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है, तो झेलम जो नदी है इससे होकर, वुलर झील से होकर बहती है। अभी हम लोग देखे थे ऊपर कि झेलम की कौन सी सहायक नदी है, तो किशन गंगा है। ठीक है, और झेलम किसकी सहायक नदी है, यह किसकी है, चिनाब की। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग झेलम से देखिए कितने प्रश्न, झेलम किसकी सहायक नदी है, तो वह किसकी है, चिनाब की। और झेलम की कौन सी सहायक नदी है, किशन गंगा है। और झेलम किस झील से होकर प्रभावित होती है, तो वुलर झील से। और झेलम के नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा नगर, श्रीनगर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से, तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, लुधियाना एवं फिरोजपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो ये सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो लुधियाना और फिरोजपुर जो है यह सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा जो है यह पहली सहायक नदी है, और जो आखिरी सहायक नदी है वह महानंदा, अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है, और लास्ट में महानंदा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, घाघरा से रामपुर के निकट कोरियाला से कौन सी नदी मिलती है, कोरियाला से शारदा नदी मिलती है। ठीक है, तो घाघरा से रामपुर के निकट कोरियाला से कौन सी नदी मिलती है, तो शारदा नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी जो है या सबसे लंबी नदी, उसके बाद कृष्णा है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कृष्णा है। ठीक है, अगला प्रश्न, ईडन नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है, तो दामोदर नदी से ईडन नगर को जल प्राप्त होता है। ठीक है, ईडन नहर को। अगला प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो दामोदर और भेरा नदी के संगम पर राजरप्पा जो है अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा को जो है भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गंगा का अपवाह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 26.2% है। ठीक है, तो गंगा का अपवाह क्षेत्र कितना है, 26.2% है। अगला प्रश्न है, गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है, तो 4 देशों में जो है गंगा का है, तिब्बत में है, नेपाल में है, भारत में है और बांग्लादेश में। तो 4 देशों में पूछ लिया था गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में है, तो 4 देशों में हमें ध्यान रखना चाहिए, तिब्बत, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल कितना है अपवाह इसका पूरे देश का, तो 26.2%। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के गंगा बेसिन में शुद्ध बोया गया क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 44 है, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 23.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो 44 मिलियन हेक्टेयर जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 23.41 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग अगला प्रश्न है कि गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो 87 है। ठीक है, तो जो बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन जो होते हैं, जो बाढ़ आने के पहले हमें जानकारी प्रदान करते हैं, तो उनकी संख्या 87 है। ठीक है, गंगा के जलोनिक्षेपों की मोटाई कितनी है, तो 6000 मीटर जो है
इनकी मोटाई है। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 13 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देवप्रयाग या टिहरी जिसे हम कहते हैं, या भागीरथी और अलकनंदा के तट पर बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग यह अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और विष्णुगंगा के हैं। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग जो है ये सभी देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के तट पर। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार के नदी के तट पर बसे हुए संगम पर। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी। और विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और विष्णुगंगा। ठीक है, देखिए इन सभी में अलकनंदा कॉमन है। ठीक है, केवल इसमें जो है अलकनंदा नहीं है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अलकनंदा सभी में है, और साथ ही साथ रुद्र में मंदाकिनी है, कर्णप्रयाग में पिंडार है, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है जिसमें हम लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए इसको कई बार देख लेना चाहिए और ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सरयू उपनाम से किस नदी को जाना था? तो घाघरा नदी को हम लोग सरयू के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी भारत के मैदानों में जो है गोखुर झील पाई जाती है। गोखुर झील क्या होता है? यह नदियों के द्वारा एक प्रकार की निर्मित स्थलाकृति हम कह सकते हैं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पोटवार पठार को किस नाम से जाना था? तो दिल्ली रिज को हम लोग पोटवार पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु एवं गंगा अफवाह के बीच किसका उत्थान, दोनों के बीच जल विभाजन? तो पोटवार जो पठार है यह सिंधु और गंगा के बीच अफवाह को जल विभाजक का काम करता है, पोटवार पठार। ठीक है, और पोटवार पठार को हम लोग दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो यांगत्से नदी है, हांगहो है, जिसे पीत नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, इरावदी। तो देख रहे हैं कितनी नदियाँ जो हैं तिब्बत पठार से निकलती हैं। तो तिब्बत पठार से जो प्रमुख नदियाँ हैं, एक तो यांगत्से है, हांगहो है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, मेकांग है, इरावदी है। ठीक है, तो इन सभी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत पठार से है। तो उद्गम स्थान से भी मुहाना से। ठीक है, तो इस सब पूछे जाते हैं प्रश्न अपोहा तंत्र से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है प्लीस्टोसीन काल में किस गैप द्वारा राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गए? तो मालदा गैप के द्वारा जो है ये राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार से अलग हो गए। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में। अगला प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन कैसे हुआ था? तो मालदा गैप के द्वारा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिक् परिवर्तन हुआ था। ठीक है, मालदा गैप के अधोक्षेपण के द्वारा। ठीक है, इस गंगा नदी को वाटर टावर कहा जाता है। तो नेपाल को जो है वाटर टावर कहा जाता है, वाटर टावर। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सिंधु जो है यह सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सिंधु है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? तो लेह एवं कारगिल से जो है यह गुजरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी लद्दाख के लेह और कारगिल से गुजरती है। अगला प्रश्न है झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो पीर पंजाल से यह निकलती है। ठीक है, तो झेलम नदी से इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। इसके तट के समीप जो है शहर बसा है, श्रीनगर है। ठीक है, और यह चेनाब की सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? तो पीर पंजाल से निकलती है। तो इतना प्रश्न हम लोग झेलम से देख लिए। अगला प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील से प्रवाहित होने के बाद चेनाब में मिल जाती है? तो झेलम नदी देखिए शेषनाग झील से निकलती है, बुलर झील से प्रभावित होती है और चेनाब में जाकर मिल जाती है। तो झेलम से देखिए बहुत प्रश्न बनते हैं। श्रीनगर देखिए फिर पूछ लिया किसके तट पे है? तो झेलम के। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है? तो चंद्रभागा किसे? चेनाब को जो है हम लोग चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चेनाब को जो है हिमाचल प्रदेश चंद्रभागा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राकसताल से निकल कर हिमालय को काट कर सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी? तो सतलज है। पूछ लेता है सतलज जो नदी है
किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो वह सीप किला दर्रा है। तो सीप किला दर्रा जो है इससे होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है जो सीप किला दर्रा है वह किस प्रदेश में या किस राज्य में है, तो वह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और राकस ताल से निकलकर जो है यह सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है। तो कौन सी नहर है? वो इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज जो बनाया गया है वहाँ से इंदिरा नहर जो है निकाला गया है, जो भारत की सबसे बड़ा नहर है। अगला प्रश्न है, घड़ियाल को अधिकतम संख्या भारत में किस नदी में पाई जाती है? तो चंबल एवं गिरवा नदी में घड़ियाल की अधिकतम संख्या भारत में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यारलुंग जांगबो जो है नदी को किस नाम से? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग यारलुंग जांगबो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यारलुंग जांगबो ये सब तिब्बत में नाम इसके हैं। ठीक है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी किस प्रदेश की नदियाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हमें सहायक नदियों के नाम भी याद रखना है, किस प्रदेश में इनकी मुहाना कहाँ, उद्गम स्थान कहाँ है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और किन किन स्थानों पर किन किन नामों से जानी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र यारलुंग जांगबो के नाम से जो है तिब्बत में जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ी से निकल मिजोरम और असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस नाम से जानी जाती है? तो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है बाराक नदी। ठीक है, जो मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिजोरम और असम में बहती है। अगला प्रश्न है, दिबांग, कामेंग और लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की है। तो दिबांग हो गया, कामेंग, लोहित, ठीक है, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ठीक है, सुबनसिरी, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र में देखिए, जो ब्रह्मपुत्र है वह तिब्बत से निकलती है, फिर ऐसे भारत में प्रवेश करते हुए जो है बांग्लादेश से होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ गंगा से मिलने के बाद यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दाहिने तट पर जो मिलने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया और भरेली, मानस, तिपकाई, संकोच, तिस्ता, ये सभी जो है ये दाहिने तट है। ठीक है, और ए वाला जो है बायां तट है। ठीक है, तो दाहिने तट की नदियों की बात हो रही है। तो दाहिने तट की जो नदियां हैं, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, तिपकाई, संकोच, तिस्ता, तो ये सभी दाहिने तट की हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं दाहिने तट पर मिल रही हैं, बाएँ तट पर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सभी सहायक नदियाँ हैं जो दाहिने तट पर आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो बाईं ओर से देखिए, हिंदीहंग है, देसांग है, दिक्खो है, धनसिरी है, कापिली है, ये सभी जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 3-4 वीडियो अफवाह तंत्र से हम लोग बनाएंगे, जिससे देखने में भी बहुत हम लोग बोर ना हो, क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो चल जाता है तो रिकॉल रखने में जो है थोड़ी समस्या होती है। तो अगर आपको याद रखना है काफ़ी लंबे समय तक, तो एक ही वीडियो आप कई बार अगर देख लेते हैं तो आप लंबे समय तक उसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर इसकी जो है इस अध्याय का अगला वीडियो हम जारी करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ आप सबको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सहयोग करें और मोटिवेट करें, जिससे और से अधिक वीडियो ला पाएँ और कुछ और क्रिएटिव के साथ आप सबके बीच में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।